हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो श्रृंखला है वो अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुकी है और अंतिम पड़ाव पर जाते जाते हम इन चीज़ों से गुजरते हुए, सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेहद गूढ़ रहस्यों से गुजरते हुए, उनके कॉन्सेप्ट से गुजरते हुए आप पहुँचे हैं पावर की तरफ, शक्ति की तरफ, एनर्जी की तरफ, ऊर्जा की तरफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर्किट में ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी रेजिस्टेंस या फिर किसी अप्लायंसेस को ऊर्जा दी जा सके, एनर्जी प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से, ढंग से, अच्छे तरीके से कर सके। तो ये एनर्जी किस तरीके से सप्लाई करी है हमने, ये हम देख चुके हैं। अब कितने अमाउंट में एनर्जी और पावर सप्लाइड हुई है ये आज हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। दोस्तों, मैकेनिकल पावर भी है। आपको पता है कि मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि मैकेनिकल पावर जो है वो सप्लाइड की जाती है डिवाइसेस को, यानी कि मैकेनिकल पावर जिसका फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं FV, फोर्स इनटू वेलोसिटी आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जिसको हम जूल और कैलोरी में मेजर करते हैं, तो वही मैकेनिकल पावर जब टरबाइन की सहायता से जनरेटर को सप्लाई की जाती है तो जनरेटर जो है उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से जो मैकेनिकल पावर है, यानी कि जो केमिकल पावर है, उसको कन्वर्ट करता है सेल इलेक्ट्रिकल पावर में। तो इस तरीके से पावर का कन्वर्जन जो है वो चलता रहता है। तो आज हम जा पहुंचे हैं कि सेल कितनी पावर जनरेट करता है। जनरेटर तो अभी तक हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस है वो हमारे लिए अभी सेल है। सेल आप जानते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करके रखता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी नेटवर्क के अक्रॉस, किसी सर्किट के अक्रॉस, ताकि उसमें एक अमाउंट की करंट को मेंटेन किया जा सके। इसी तरीके से चार्ज के फ्लो को मेंटेन जो है बैटरी या फिर सेल करके रखता है। सेल और बैटरी में जो कंफ्यूजन कुछ लोगों को रहता है वो क्या है कि जो सेल को अगर एक से ज़्यादा बार जोड़ दिया जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अ बैटरी। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कभी सेल या बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस बार आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सेल कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है और वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है। ठीक है, तो दोस्तों एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, यानी कि सेल जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है नेटवर्क को या फिर सर्किट को। तो कितनी कर रहा है दोस्तों? वो V वोल्टेज जो है उसने मेंटेन करा हुआ है अपने टर्मिनल के अक्रॉस, जिसमें कि हम इसका मानते हैं V पोटेंशियल और इसका मानते हैं 0 पोटेंशियल। तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल V माइनस 0 इक्वल टू V है। ओके, तो V कांस्टेंट वोल्टेज जो है सेल मेंटेन करके रखता है किसी नेटवर्क या इसके अक्रॉस जो भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है, हम उसको R इक्विवेलेंट की फॉर्म में करके आपको बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेल जो है वो एक जो करंट जो है वो मेंटेन करके रखता है अपने अक्रॉस। ठीक है, तो Q इंटू V, यानी कि जो भी चार्ज फ्लो ये मेंटेन कर सकता है उतना, और जितना भी वोल्टेज ये अपने अक्रॉस रखता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है। एक्चुअली में दोस्तों अगर आप देखें कि एनर्जी है ये, और एनर्जी का मतलब होता है वर्क से। तो एक तरीके से सेल ने कितना काम किया है और सेल जो वर्क डन है, आप देखा है सेकंड वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो वर्क डन है वो क्या है, Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V जो है वो यहाँ पर V है, तो Q इंटू डेल्टा V डेट इज QV। QV ही वर्क डन है। वोल्टेज को हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, Q इंटू V, और वही चीज यहाँ पर सेल ने की है। तो सेल ने कितना काम किया हुआ है, सेल ने किया हुआ है QV वर्क डन, और यही काम एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको सर्किट में मिला है। तो सेल ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, QV। पावर की अगर हम बात करें तो दोस्तों पावर
क्या चीज है? पावर है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी जो आपका डिवाइस है वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है, और एफिशिएंसी जो है वो रेस्पेक्टिव है टाइम के। अगर आपने फिजिक्स में हम आपको हमेशा बताते हैं कि जैसे एफिशिएंट वर्क क्या निकलता है, जैसे हम भी किसी ह्यूमन को अगर एफिशिएंसी देखना चाहें तो वो कितने कम समय में हमको काम निकाल कर देता है, वो ही उसकी एफिशिएंसी है। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हम उसके टोटल एनर्जी जो भी उसने काम किया है उसमें हम उसकी ड्यूरेशन का डिवाइड कर दें, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना पावरफुल है। ओके, तो पावर का मतलब होता है जो भी एनर्जी है उसमें ड्यूरेशन या समय, जितने भी समय में वो काम किया गया है उसका भाग लगाना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज नॉट इंस्टेंट, इट इज ड्यूरेशन। ध्यान रखना, ये एक ड्यूरेशन है, यानी कि कितने समय तक ये एनर्जी सप्लाई की गई है, दैट इज पावरफुल। यानी कि जितने कम समय में ये काम होगा उतना पावरफुल डिवाइस होगा। तो QV अपॉन T, हम जानते हैं कि Q अपॉन T जो है वो I के बराबर है। तो पावर कितनी सप्लाई की है सेल ने? VI। सप्लाइड पावर बाय द सेल इज ऑलवेज V इंटू आई, ये आप ध्यान रखें। ओके, सप्लाइड पावर क्या होगी? V इंटू आई। ये बात हो गई दोस्तों सोर्स की, ये बात हो गई दोस्तों सोर्स की। हम आपको हमेशा बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो एरिया है, एक है सोर्स जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एक है लोड या फिर रेजिस्टेंस जो पावर कंज्यूम कर रहा है। तो सोर्स साइड की बात करी है हमने, सोर्स ने QV जो है एनर्जी सप्लाई की है और VI पावर सप्लाई की है, क्योंकि सोर्स का काम ही सप्लाई करना है। अब आता है कंज्यूम करने वाले रेजिस्टेंस का पार्ट। उसके पास भी दो ही चीजें हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर और डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। दोस्तों उसने क्या पावर कंज्यूम की है? डेफिनेटली उसके पास पूरी की पूरी पावर पहुंची है। V इस केस में पर्टिकुलरली V पूरा का पूरा वोल्टेज और पूरी करंट जो उसके थ्रू गुजर रही है वो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V और इसमें जाने वाली जो करंट है I, वही का मल्टीप्लिकेशन लगाना है दोस्तों आपको। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे दोनों बराबर हो गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रहा है, पूरी की पूरी करंट यहाँ जा रही है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो रजिस्टर को जो पावर डिसिपेटेड की गई है रजिस्टर के द्वारा, दैट इज VI। अब क्योंकि ये V जो है, अगर यहाँ हम R कर दें तो ये जो V है ये 100% ओम्स लॉ के वजह से ये कितना होगा? I इंटू R। अब VI करना है और V की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? I इंटू R इंटू I। तो ये कितना हो गया आपका? I स्क्वायर R। यानी कि जब रेजिस्टेंस की बात आएगी, डिसिपेशन की बात आएगी, तो आप फॉर्मूले में VI नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे IR, यानी कि I स्क्वायर R। तो यही चीज है। दूसरी बात, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। दोस्तों एनर्जी है कि पावर को कितनी ड्यूरेशन तक यूज किया गया, दैट इज I स्क्वायर, यानी कि पावर इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो ये हो गया आपका I स्क्वायर, T इसको कई बार अपन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। ये हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 12 वोल्ट का सोर्स 436 का आपका मैंने कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से इसीलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन में हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कॉन्सेप्ट पर ही हमारा फोकस रहे। सबसे पहला काम जिसमें आपको दिक्कत आती है वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमको लगभग सब कुछ पता करना है। ये मान लीजिए आपको सब में करंट, सब के अक्रॉस वोल्टेज और सब में पावर। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज पता चल जाएगी तो पावर निकालना आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला और आता है इसका, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो वो बनाया जाता है V स्क्वायर अपॉन R तब लगा सकते हैं जब आपको वोल्टेज पता हो। जनरली हमको करंट पता होती है, इसलिए I स्क्वायर R निकालते हैं। और हम इंटरेस्टेड भी वोल्टेज निकालने में नहीं होते हमारा, क्योंकि वोल्टेज वैसे भी सिस्टम में लगभग कांस्टेंट रहता है सभी डिवाइसेस के अक्रॉस, तो हमारा इंटरेस्ट यही रहता है क्योंकि पावर रेटिंग सबकी अलग अलग, कांस्टेंट वोल्टेज है, इसका मतलब करंट सबकी अलग अलग होने वाली है।
ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किसी भी रेजिस्टेंस में करंट पहुंचाने में होता है, इसलिए हम इसको I²R ही याद रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दोस्तों हमने आपको हमेशा बोला है कि ये जो सर्किट है ये रेजिस्टेंस बैटरी को ये ऐसा नहीं दिखता, बैटरी को ये ऐसा दिखता है, यानी कि 12 वोल्ट को ये R इक्विवेलेंट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये इसी तरीके से है कि मान लीजिए किसी के 3 भाई हैं और वो राशन की दुकान पे जाता है और वैसे बोलता है कि मुझे 2 किलो चीनी मेरे छोटे भाई के लिए, 3 किलो चीनी मेरे बड़े भाई के लिए और 1 किलो चीनी मेरे मंझले भाई के लिए दे दीजिए। तो जो किराने वाला है वो बोलेगा कि आप अपने भाई का सबका जो भी आपका है वो आप घर पे करो और मुझे तो पूरा का पूरा अमाउंट बताओ कि टोटल कितनी चीनी चाहिए। तो टोटल कितनी चीनी चाहिए ये आप सीरीज पैरेलल से घर पे जाके डिस्कस कर लें आपके भाई बहनों में, जिसमें भी कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, उस हिसाब से करके मुझे तो टोटल बता दीजिए। ठीक है, तो वो उसको जाके बताते हैं कि भाई हमारे तो सीरीज पैरेलल से हमको हिसाब लगाना पड़ेगा कि टोटल कितनी एनर्जी कितनी आपको चाहिए। तो सीरीज पैरेलल के लिए आपको चाहिए R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां से कितनी एनर्जी या फिर कितनी करंट यहां से निकलेगी वो इस बात पे निर्भर करेगा कि 12/R इक्विवेलेंट कितना है, उतनी चीनी जो है वो राशन वाला आपको दे देगा। तो R इक्विवेलेंट का पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि इस बैटरी के जो टर्मिनल हैं वो यहाँ से A और B टर्मिनल पर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, बैटरी को अपने टर्मिनल के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं कि ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, आपको अगर देखना है यहां से तो सम करना पड़ेगा इसके जस्ट उल्टी तरफ से, यहां से मत करिए, सम जस्ट उल्टी तरफ से करना पड़ेगा। और उल्टी तरफ से करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा ये चीजें कि देखिए 3 और 6 जो है वो पैरेलल में है। इसका एकमात्र तरीका यह है कि क्या इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। दोस्तों यहाँ आप देखें कि जो भी वोल्टेज रहा होगा ये वोल्टेज इसको भी मिलेगा और वही वोल्टेज इसको भी मिला होगा, इसलिए 3 और 6 पैरेलल में है। 3 और 6 का पैरेलल जो है मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला, 3 6 18 और 3 + 6 दैट इज 9। इसका मतलब 2 ओम जो है वो इसका इक्विवेलेंट है और 2 ये इसके साथ किस में है, सीरीज में, तो 2 और 4 6, तो 6 रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 6 ओम। अब ये 6 ओम जाके बोलेंगे कि भाई साहब हम जो है किराना वाले को बोलेंगे कि हमको 6 जो हमारा R इक्विवेलेंट है, या हम लगभग 3 भाइयों को हमको कितनी करंट चाहिए, 12/6 दैट इज 2 kg। अब हम घर जा हमको 2 kg जो है वो चीनी दे दीजिए। अब हम इसको घर जाके बांटेंगे। ठीक है, किसको कितनी करंट मिलेगी, किसको कितनी चीनी मिलेगी, ये घर जाके बांटा जाएगा। अब यहां से कितनी का चीनी निकल गई, कितनी करंट निकल गई, 2 kg की चीनी, या अब हम ले लेते हैं इसको एम्पियर में, तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट निकल चुकी है। अब जोड़ दें इसको, हमारा काम हो चुका है, हटाओ इसको। 2 एम्पियर की करंट यहां से निकल चुकी है। 4 में तो दोस्तों 2 एम्पियर की करंट ही जाने वाली है क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ 2 एम्पियर की करंट आपको 3 और 6 में बांटनी है क्योंकि यहाँ वापस से 2 एम्पियर की करंट बैटरी में आनी है। 2 एम्पियर की करंट को 3 और 6 दो पैरेलल पाथ में बांटने का तरीका क्या है, ये हमने CDR में आपको बताया था। CDR में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे बांटा जाता है। तो 3 एम्पियर 3 ओम में जाने वाली करंट होगी दोस्तों 2 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 6 अपॉन सम ऑफ पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज 3 + 6 दैट इज 9। तो 12/9 दैट इज 3 4 जा 3 3 जा एम्पियर। 4/3 एम्पियर की करंट जो है वो किस में जाएगी, 3 ओम में। और 6 में कितनी जाएगी, 2 में से 4/3 यानी
2/3 की करंट। इसको हम CDR से भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ कितनी करंट जा रही है 4/3 और यहाँ कितनी करंट जा रही है 2/3, क्योंकि इसका सम जो है वो मिलके 2 होना है। अब हमको हर किसी में रेजिस्टेंस पता है, हर किसी में करंट पता है, हर किसी में आपको सब कुछ पता है, तो अब आप निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। यहाँ की पावर कितनी हो गई 2 4 जा 8, यहाँ की पावर कितनी हो गई 4, यहाँ की पावर कितनी हो गई 4। ठीक है, कैसे किया है V इंटू आई। ओके, तो सॉरी IR हो गया, तो ड्रॉप हो गया, वोल्टेज हो गया, तो ये वोल्ट और ये भी वोल्ट, वोल्टेज हमको पता हो गया। अब आती है बात पावर की, तो पावर होती है V इंटू आई। ओके, I²R भी लगा सकते हैं, V इंटू आई भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नॉर्मली I²R लगाना है। तो इस तरीके से आप V इंटू आई को अगर हम कर दें तो V कौन सा था, ये वाला, I ये है ना, एम्पियर एम्पियर एम्पियर, तो 2 8 जा 16 वॉट, और ये हो गया 4 4 जा 16/3 वॉट, और ये हो गया 8/3 वॉट। तो ये आपकी टोटल वॉटेज है। और सेल ने कितनी सप्लाई की है दोस्तों 12 इंटू 2, कितना 24 वॉट। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ भी कोई भी पैरामीटर दोस्तों आपको निकालने को कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का भी आपको एक तरीका जो है इसकी स्टार्टिंग बता दी है। इसी तरीके से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा हाई फाई चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लगभग 80-90% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लेंदी हो गया है न्यूमेरिकल की वजह से। जब भी न्यूमेरिकल आएंगे दोस्तों थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर आपके सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए जाएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे। अगली बार लगभग मेरे ख्याल में 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल और नेक्स्ट चैप्टर पे जो है मूव करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।